पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरा वीडियो आपके साथ नहीं शेयर हुआ है, उसका कुछ रीज़न्स था। मैं कहीं किसी रीज़न से अपने वीडियोस को आपके साथ अपने चैनल पर शेयर नहीं कर पा रहा था। और बच्चों, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, टेलीग्राम पर मैंने अपने एक ग्रुप को बना रखा है जिस पर मैं आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता हूँ डीपीपी के फॉर्म में। और आप भी मेरे साथ, मैं उसके लिंक को अपने वीडियोस पे शेयर कर दूंगा। आप भी मेरे साथ टेलीग्राम पर ऐड होइए और डीपीपी क्वेश्चंस को करिए, क्वेश्चंस को पूछिए, कोई डाउट्स हो मेरे साथ उसको क्लियर करिए। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक के चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट सिखाया था। अब अगर हमारा कोई भी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कब जनरेट करेगा। अगर आपका कोई भी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो अगर उसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, लाइन ऑफ फोर्सेस अगर आपके सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो हमेशा वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रीज़न है, कैसे, अगर आपने किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस कंडीशन पर अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेंगे, इन दैट कंडीशन मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जनरेट होगा, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो बच्चों हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया। इसका मतलब द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, लेकिन वो हमारा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, राइट। क्या सीखा हमने, तो अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या कहेंगे, अगर किसी सरफेस को हमने बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये अगर कोई सरफेस है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्मली क्रॉस हो रही है सरफेस से, राइट, परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है सरफेस एरिया से, तो इस कंडीशन पर हमेशा आपको फ्लक्स जनरेट होगा सरफेस पे। और फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ component of magnetic field normal to the surface and surface area. So component of magnetic field multiplied by surface area, that is the मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सो अगर हम देखें तो इस सरफेस का एरिया अगर ए है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बी है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग टर्म फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे, फाई से। सो फाई इज नथिंग बट दैट इज बी इनटू ए, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड ए फॉर एरिया, ओके, सरफेस एरिया। सो फाई इज द वेयर, फाई इज व्हाट, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको फाई बी भी लिख सकते हैं। बी इज व्हाट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। इससे तो आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट इज ए इज द सरफेस एरिया। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, बी इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन अगर आप बात करें कि मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से जा रही है, राइट, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ किसी एंगल थीटा को बनाती है। If magnetic line of forces make an angle theta with the normal, okay, magnetic line of forces make an angle theta with the normal, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा b cos थीटा।
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सरफेस इज b cos थीटा। इस कंडीशन पर हमारा जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बच्चों, और अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू b cos थीटा द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस multiplied by area of the surface, or we can write BA cos theta. Okay, so phi is written as BA cos theta. हमें पता है यहाँ पे जो A है that is nothing but it is taken as a area vector. A को हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर area vector, so we can write this term B dot A. Okay, so flux is a scalar quantity because it is the dot product of magnetic field and area vector. Flux is a scalar quantity because it is a dot product of magnetic field and area vector. तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया with some angle theta, that is b dot a और ba cos theta, right? साथ साथ अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा एरिया बहुत स्मॉल है, जो हमारा सरफेस है उसका एरिया बहुत स्मॉल है, so if the area is very small, if the area of the surface is very small, in that condition the flux generated is also small. It is written as d phi, and d phi is written as b dot da. Okay, d phi is written as b dot da. अगर कोई स्मॉल सरफेस आपने लिया है तो उसका फ्लक्स भी स्मॉल होगा, तो d phi को आप लिख सकते हैं b dot da, और इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो b da cos थीटा मिलेगा। साथ साथ आप इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे एरिया का पूरे सरफेस एरिया का फ्लक्स हमको पता चल जाए। तो ये तो सारी बात हुई कि फ्लक्स होता क्या है, सिंपल सा सीखा मैंने, आपको वापस से बता दूं कि अगर कोई कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है सरफेस के, तो हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, राइट। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द यूनिट फॉर द फ्लक्स, यूनिट फॉर द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, सो यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे WB से। सो यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज वेबर, और वेबर का अगर आप 1 वेबर को डिफाइन करोगे बच्चों, तो 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, यानी एरिया। सो टेस्ला किसका यूनिट हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये मीटर स्क्वायर एरिया का, सो 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। दिस इज अ SI यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की आप यूनिट देखोगे CGS यूनिट, तो CGS यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या लिखोगे, CGS यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन मैक्सवेल, फ्लक्स इज मैक्सवेल, राइट। मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशनशिप होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 8 मैक्सवेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज द फैराडेज लॉ। Now student, the concept of electromagnetic induction. What is the concept of electromagnetic induction? The phenomena of production of induced EMF due to change in magnetic flux that was linked with the closed circuit is called electromagnetic induction. क्या मतलब हुआ? Induced EMF का प्रोडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, that concept is called as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिर से समझिएगा मतलब, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि क्लोज सर्किट में चेंज हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या चीज प्रोड्यूस होगा, जो चीज प्रोड्यूस होगा that is induced EMF. So the phenomena of production of induced EMF due to change in magnetic flux which linked with the closed circuit is called electromagnetic induction. Okay, so electromagnetic induction को हम लोग बच्चों कैसे डिफाइन कर रहे हैं? The phenomena of production of induced EMF. कैसे प्रोडक्शन हुआ?
ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे लिंक्ड है? लिंक्ड इन विद क्लोज सर्किट। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट is called electromagnetic induction. So students, the phenomena of production of induced EMF due to change in magnetic flux is called electromagnetic induction. और इस फिनोमिना के दो लॉज हैं। उन दो लॉज कौन कौन से हैं? फिनोमिना को ढूंढा किस भैया ने? फिनोमिना को ढूंढा फैराडेज ने। फैराडेज ने कहा कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी वैल्यू होगी फ्लक्स चेंज होने पर, वो हम आपको बताएंगे। किसने कहा? फैराडेज ने कहा। तभी लेंज एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो देयर आर टू लॉज of the electromagnetic induction. The first law say the magnitude of the electromagnetic induction induced EMF, and that law is the Faraday's law. Second law is the Lenz law, which say the direction of the induced EMF. तो चलिए बात करते हैं laws of electromagnetic induction. चलिए बच्चों बात करते हैं laws of electromagnetic induction. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि electromagnetic inductions के laws को दो लॉस गवर्न करते हैं। द फर्स्ट इज द फैराडेज लॉ एंड सेकेंड इज द लेंज लॉ। तो पहला लॉ हमारा होता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में क्या देगा? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरा लॉ है बच्चों लेंज लॉ। लेंज लॉ ये हमें क्या बताएगा? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट? तो दो लोगों ने हमें पूरे इंडक्शन को समझाया। पहले थे हमारे फैराडे, जिन्होंने हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि कितना मैग्नीट्यूड होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फ्लक्स चेंज होने के कारण प्रोड्यूस हुआ है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ है तो करंट होगा, उसके डायरेक्शन को हमें बताया लेंज ने। तो चलिए एक एक करके दोनों लॉ को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैराडेज लॉ की। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमसे फैराडे ने कहा कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ में हमसे क्या कहा गया? द फ्लक्स चेंज विच इज लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट लॉ हमसे क्या कह रहा है? व्हेन द फ्लक्स चेंज linked with closed circuit induced EMF is produced. And it is called as electromagnetic induction. It is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब पहले लॉ में तो इसने मुझे बताया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, जो क्लोज सर्किट में फ्लक्स लिंक्ड है वो अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और दूसरे लॉ में हमें फैराडे ने बताया कि उस फ्लक्स के जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज द सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग the induced EMF produced is rate of change of magnetic flux। जो induced EMF produce हो रहा है वो किसके बराबर है? the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit। so second law में हम लोग कहेंगे the induced EMF
is equal to rate of change of magnetic flux linked with closed circuit. राइट, तो यहाँ पे हमें उसने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिया, फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कैपिटल ई से, और दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux. So E is equal to d phi by dt. This is the magnitude of induced EMF, where phi is the magnetic flux and E is the induced EMF. So this is all about the Faraday's first and second law. ये बात कहीं पर लेंज सुन रहे थे, लेंज ने अपनी क्या बात कही उसको चलिए डिस्कस करते हैं. Now students, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ ने हमें बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम लोग कह रहे हैं इंड्यूस करंट, वो उस ही कॉज को अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है. इसका मतलब कि ये करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे प्रोड्यूस हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स से. इसका मतलब इंड्यूस करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करेगा. सो दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it oppose the cause which produce it. That is, it oppose the magnetic flux. तो हमारा लेंज लॉ क्या कहता है? It state that the direction of induced current is such that it oppose the cause which produce it. जिसने उसको पैदा किया ये उसी के खिलाफ हो गया. इसका मतलब that is it oppose magnetic flux. So by the help of लेंज इन्होंने हमको डायरेक्शन ऑफ करंट बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोज करेगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी. ओके, इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ का फॉर्मूला बना देते हैं फैराडेज के अकॉर्डिंग d phi by dt एंड माइनस साइन इज ऑलवेज नेगेटिव. माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हमेशा द करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा. Okay, so formula for the complete formula of EMF produced induced EMF is minus d phi by dt. अगर हम कहते हैं if coil have n number of turns, अगर coil के पास n turns है, now we can write induced EMF is minus n d phi by dt. So induced EMF का formula हो गया minus n d phi by dt if coil have number of turns. अब अगर आप कहो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, if flux change from phi1 to phi2, in that condition you write the value of E is equal to minus n phi2 minus phi1 upon t. अगर फ्लक्स phi1 से phi2 चेंज हो रहा है with the time duration t, in that condition you can write the value of induced EMF as minus n phi2 minus phi1 upon t. यानी जनरल फॉर्मूला देखें बच्चों तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ साथ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ें. मैं अपने टेलीग्राम और फेसबुक के फिजिक्स क्लिनिक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.